मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। आज है 2 जून, बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन दिन है। हम लोगों को बेहतरीन शुरुआत भी करनी है। याद रखना, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। आपको केवल एक ही चीज सफलता दिला सकती है और वो है आपकी मेहनत। कभी मेहनत करने में पीछे मत हटना। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ को अब ज्यादा शक्तियां देने की तैयारी। देखिए, डब्ल्यूएचओ पर ये कई आरोप लगते हैं कि ये बायस्ड एक संस्था है। जैसे डब्ल्यूएचओ के अभी जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रस आधानोम, जिनका संबंध है इथोपिया से, और इथोपिया और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इसीलिए अधिकतर देश जो है वो ये आरोप लगाते हैं कि डब्ल्यूएचओ हमेशा चीन के पक्ष में रहता है। लेकिन अब जो है नवंबर 2021 के अंदर इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की कवायद जो है वो चल रही है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है, बिल जो है वो पेश किया गया है और इसकी सहमति भारत ने भी दी है। तो डब्ल्यूएचओ जो है इसका स्ट्रक्चर जो है अब वो चेंज होने जाएगा और डब्ल्यूएचओ खुद जो है इसके लिए सहमत हो चुका है। अमेरिका ने की थी यूरोपीय देशों के नेताओं की जासूसी। बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है। यहां पे देखिए आप लोग, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन डन हैमर। तो इसमें क्या किया था अमेरिका ने कि डेनमार्क का सहारा लिया। डेनमार्क की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है इसका इस्तेमाल करते हुए उसने नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के नेता जो हैं इनकी जासूसी की कि वो चैटिंग पर क्या चैट करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और फिर जब ये बात खुलकर सामने आई है तो जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मर्केल जो है इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर एंजेला मर्केल का भी नाम है। तो उस समय 2012 से लेकर 2014 तक ये जासूसी की गई थी और बराक ओबामा उस समय राष्ट्रपति थे और जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना और नहीं रुकेगा काम। ये ऑर्डर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं कि सेंट्रल विस्टा जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की एक परियोजना है और इसका काम नहीं रुकेगा। देखिए, ये जो संसद है इसका निर्माण 1913 के अंदर किया गया था लुटियंस के द्वारा। और बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक 64 योगिनी मंदिर है। उसी के इस आधार पर पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था। 3 इसके अंदर सेक्शन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी। अब जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा सेंट्रल विस्टा के अंदर। सेंट्रल विस्टा में संसद को तो पुनर्निर्मित किया ही जाएगा, इसके साथ में राष्ट्रपति भवन से लेकर और इंडिया गेट के बीच में जो पूरा कॉरिडोर है इसके दोनों तरफ मिनिस्ट्रीज जो हैं इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसकी फाउंडेशन मोदी के द्वारा रख दी गई थी। लेकिन अभी काफी ये आवाज उठ रही थी कि कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर सेंट्रल विस्टा जैसे भारी प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस है और इसका काम जो है वो नहीं रुकेगा। 5G के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची जूही चावला। जूही चावला एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और ये अब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं। बेसिकली 5G नेटवर्क के अंदर जो RT रेडिएशंस आती हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है टावर्स के अंदर। अब जूही चावला पहुंच गई हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में, और 2 जून को मतलब आज के दिन जो है वो इस पर सुनवाई होने जा रही है। तो देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है। लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने के लिए केरल विधानसभा से प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुका है। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक हैं। यदि हम लोग इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद में दादर नागर हवेली के ये प्रशासक नियुक्त किए गए थे, लेकिन फिर ये लक्षद्वीप के प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। इनके ऊपर
कई आरोप हैं जब ये गृह मंत्री थे, उसके बाद में दादर नागर हवेली के जब प्रशासक बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए, तो भी इनके ऊपर कई आरोप जो थे वो लगे हुए थे। लेकिन आज तक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रशासक को वापस बुलाने के लिए किसी विधानसभा के अंदर बिल जो है वो पास किया गया है। देखिए ऐसा क्यों किया गया है, इसका बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है वो समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। रिसेंटली आपको पता होगा कि लक्षद्वीप के अंदर एक गुंडा एक्ट जो है वो पारित किया गया था। इसके साथ में ही वहां की जो अथॉरिटीज हैं, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे हम लोग बात करें कि जयपुर के अंदर होती है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोलकाता के अंदर है कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे ही लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत लक्षद्वीप को सजने और संवरने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किया जाएगा। लेकिन वहां के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इस चीज का अपोज किया कि ये गलत है, आप जो है वो यहाँ की बायोडायवर्सिटी को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके खिलाफ एक बिल जो है वो पारित किया गया है केरल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और भी है कई बातें, कई बार बातचीत होगी तो फिर मैं आप लोगों को और थोड़ा सा इसके बारे में इलेबोरेट कर दूंगा। एक बोतल में समाएगी एक बोरी यूरिया। देखिए एक बोतल के अंदर एक बोरी यूरिया मतलब कितना हो गया, 100 केजी जो है, 1 क्विंटल, वो एक बोतल के अंदर। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना कोरोना वायरस फैला हुआ है, यदि इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो आप लोग को जानकर ताजुब होगा कि एक चम्मच के अंदर, एक स्पून के अंदर पूरे के पूरे कोरोना वायरस जो है वो समा सकते हैं। ठीक वैसे ही ये मान लीजिए कि यूरिया जो है इसको एक बोतल के अंदर, एक लिक्विड जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। 500 ml जो लिक्विड है उसकी कीमत रखी गई है 240 रुपए, और ये 45 किलो यूरिया के बराबर होगा। इफ्को के द्वारा ये बेहतरीन काम किया गया है। गुणकारी गिलोय घोषित हो सकती है राष्ट्रीय औषधि। कोविड-19 के समय ये जो गिलोय है इसने ये मान लीजिए कि एंटीबॉडी का काम किया है शरीर के अंदर। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, राजस्थान की एक परियोजना अभी लागू की गई है, घर घर औषधि योजना। तो इसके अंदर क्या है कि 4 जो औषधियां हैं वो हर घर पर उनको वितरित किया जाएगा, उसमें से ही एक है गिलोय। तो हो सकता है कि अभी ये बात जो है वो तो गृह मंत्रालय तक पहुंची है कि गिलोय जो है इसको राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाए। आयुष मंत्रालय तक भी ये बात पहुंच चुकी है। तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर के अंदर ये राष्ट्रीय औषधि जो है वो घोषित की जाए। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। दिसंबर 2020 में HL दत्तू का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ और 6 महीने से ये पद खाली चल रहा था। अब इनकी नियुक्ति की गई है अरुण मिश्रा की। इसके साथ में ही 2 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं, वो है महेश कुमार मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन, इनकी नियुक्ति की गई है। जानेंगे इसके बारे में, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया है। संजीव को स्वर्ण, पंघाल व थापा चूके, मतलब थोड़ा समझना इसको कि संजीव जो हैं इन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। जैसे हम लोग बात करें पूजा रानी की, तो पूजा रानी में ने भी गोल्ड मेडल जीता है, और MC मैरी कॉम जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन पंघाल और थापा जो हैं ये उस मेडल से चूक गए हैं। एशियाई जो चैंपियनशिप है वो अभी आयोजित हो रही है। दिल्ली को इसी माह मिलेगी स्पुतनिक वी की वैक्सीन। स्पुतनिक वी जिसे हम लोग रशिया से परचेज कर रहे हैं, परचेज करने का मतलब है कि वहां से हम लोग मंगा रहे हैं और इंडिया के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो स्पुतनिक वी के बाद स्पुतनिक लाइट भी, जिसकी केवल एक ही डोज काफी होती है, ये भी इंडिया में आएगी। तो अब जो है इसी माह मतलब जून के अंत तक दिल्ली के अंदर स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो अब उपलब्ध हो जाएगी। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो 6 लाख का परिवार बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया, और आप लोग हमारे साथ में बने रहना। 1 मिलियन की सीढ़ी जो है वो अब पार करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है 2 जून और आपको पता है कि आज के दिन ही तेलंगाना का फॉर्मेशन किया गया था। पूरी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा कि तेलंगाना कैसे बना है। देखिए 2010 के अंदर, 2010 के अंदर एक कमेटी जो थी वो फॉर्म की गई थी जिसका नाम था कृष्णा कमेटी।
कृष्णा कमेटी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस समिति की सिफारिश पर तेलंगाना का निर्माण किया गया था, तो वो थी कृष्णा समिति की सिफारिश पर ही तेलंगाना का निर्माण किया गया था। 2010 में ये गठित की गई थी। इसमें 5 मेंबर थे और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो थी वो 2013 के अंदर सबमिट की थी और इसी की सिफारिश के आधार पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इसके लिए बेस क्या था? जैसे आंध्र प्रदेश बना था लैंग्वेज की बेसिस पर, वैसे ही तेलंगाना के लिए क्या बेस था? देखिए, तेलंगाना एक ऐसे ड्रॉट एरिया के अंदर आता था, तो तेलंगाना का ये आरोप था कि सारा का सारा पैसा जो है वो हैदराबाद जैसी सिटी पर खर्च हो जाता है, लेकिन हम जो हैं वो इसमें सूखे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण जो था वो सामने आया था, इसलिए तेलंगाना को यहाँ पे अलग कर दिया गया ताकि इसके लिए फंडिंग जो है वो की जा सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो आज के दिन जो है वो तेलंगाना का निर्माण हुआ था। देखिए, जब 2014 के अंदर तेलंगाना का निर्माण हुआ तो फिर ये डिसाइड किया गया कि अगले 10 वर्ष तक, मतलब 2024 तक, दोनों की कंबाइंड कैपिटल जो है वो क्या रहेगी? हैदराबाद रहेगी। दोनों के कंबाइंड हाई कोर्ट जो है वो रहेंगे। फिर इसके बाद में इनकी लोकसभा, राज्यसभा, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनको सीट्स को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी जो है वो तो अमरावती डिक्लेयर कर दी और आंध्र प्रदेश ने अपना जो हाई कोर्ट है वो भी अलग बना लिया है। तो चलिए, तो आप लोग इस दिन को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अमेरिका ने डेनमार्क का इस्तेमाल करके कुछ यूरोपीय देशों के नेताओं की जासूसी की। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? देखिए, इसका नाम था ऑपरेशन डैन हैमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है वो एग्जाम में जरूर टकराएगा। ऑपरेशन डैन हैमर की बात करें तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये है अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया कि डेनमार्क की जो एजेंसी है जिसका नाम है डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज, इसका इस्तेमाल करते हुए इनकी जो कम्युनिकेशन केबल है, इनकी जो कम्युनिकेशन केबल है उसका इस्तेमाल किया। और डेनमार्क के सहारे इन्होंने कौन कौन से देश हैं इसके अंदर? एक तो हम लोग बात करें नॉर्वे, इसके बाद में बात करें फ्रांस, इसके बाद में बात करें जर्मनी, ठीक है, इसके बाद में बात करें स्वीडन। तो इन देशों के जो नेता हैं इनकी क्या की? इनकी जासूसी की, जिससे ये जो भी चैटिंग करते हैं, ट्विटर पर कोई बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो चैट कर रहे हैं, वो चैट लीक जो है उसको लीक किया गया और ये सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास में पहुंच गई। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि अमेरिका इस इंफॉर्मेशन का क्या करेगा? देखिए, ये देश क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए कि नॉर्वे है, फ्रांस, ये काफी डेवलप्ड नेशंस हैं। तो इनका अगला कदम क्या होगा कि ये किसकी तरफ है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरनल पॉलिसीज जो हैं वो हमेशा किसी दूसरे के पक्ष में होती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉलिसी दिखाई जाती है कि हम उस देश की तरफ है, लेकिन इंटरनल पॉलिसी कुछ और ही होती है। तो उसी इंटरनल पॉलिसी को जानने के लिए ये सूचनाएं जो हैं इनको लीक किया जाता है, ठीक है। इस समय ये कब किया गया था? ये 2012 से लेकर 2014 तक किया गया था। और इस समय प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? वो थे बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा जो थे वो इस समय प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेसिडेंट है मतलब जो बाइडन जो थे, ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, याद रखना। यहां पे आप लोग देख रहे हैं बी ऑप्शन, यहां पे लिखा हुआ है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये क्या है? आपको पता होगा कि सद्दाम हुसैन जो है इसको मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपको पता है कि एक नीचे एक तहखाने के अंदर ये छिप गया था जाके, और फिर वहां पे इसको ढूंढ के फिर मारा था। ये इसके पीछे कुत्ते जो थे वो पड़ गए थे, तो ये जाकर उस सुरंग के अंदर छिप गया था। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन येलो वेस्ट, ये क्या है? ये है कि फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था एनवायरनमेंट को लेकर, और वहां के जो हम लोग कहें कि सरकार के द्वारा कुछ टैक्स जो थे वो इंप्लीमेंट किए गए थे, और इसके अपोज के अंदर येलो वेस्ट जो चला था वो फ्रांस के अंदर चला था। ऑपरेशन सर्द हवा, भारत और पाकिस्तान, या हम लोग कहें कि राजस्थान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर टच करती है वहां पर बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाता है वो है ऑपरेशन सर्द हवा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशन डून हंडर जो है इसके बारे, हैमर जो है इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि एक इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो थी वो कंडक्ट करवाई गई थी। किसके द्वारा ये करवाई गई थी? डेनिश डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज, इसका इस्तेमाल करके किसने करवाई थी? ये अमेरिका ने करवाई थी। यहाँ पे आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका। देखिए मेरे को कम टाइम के अंदर बहुत सारा कवर करना होता है, क्योंकि आप लोग जो है वो मैसेज करते हैं कि सर आपने ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, 44 मिनट्स 45 मिनट्स आपने ये ले लिए, लेकिन मेरे को कवर काफ़ी करना होता है। तो यहाँ पे है ये कनाडा, फिर ये है यूएसए, और ये है कौन सा? मैक्सिको। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है कौन सा? कैलिफोर्निया, फिर ये है अलास्का। ठीक है, तो ये यूएसए जो है इसने यूरोप के कुछ कंट्री जो है यहां पर क्या की है? इसको इन्वेस्टिगेशन की है। फिर देखिए कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 30 बिहारी पुरस्कार जो है इसे किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग याद रखना, मोहनलाल बोहरा, मोहन लाल बोहरा जो हैं इनको सम्मानित किया गया। ये जो बिहारी पुरस्कार है ये 2 लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है। एक तो लैंग्वेज है हिंदी और एक है राजस्थानी। 2 लैंग्वेज के अंदर ये दिया जाता है। और जो मोहनलाल बोहरा को दिया गया है तो इनका साहित्य, इनकी जो कृति है वो है तस्लीमा। याद रखना, तस्लीमा जो है ये इनका उपन्यास है, तस्लीमा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, देखिए 1991 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और अब तक देते हैं। जिस भी कलाकार ने, यानी कि जो भी राइटर है, उन्होंने 10 साल तक बहुत ही बेहतरीन काम किया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये पहली बात तो ये देखिए कि डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है और ये खोला गया है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर एक जगह है, यूपी के अंदर एक जगह है पिखुआ। ठीक है, शायद आप लोग जानते होंगे कि यूपी के अंदर एक जगह है पिखुआ, वहां पर पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी के लिए खोला गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के जो हेड है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए जाएंगे? मतलब अब तो बना दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है, अरुण मिश्रा जो है इनको बनाया जाएगा और महेश कुमार मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन जो हैं ये मेंबर बनाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाए जाएंगे? मेंबर बनाए जाएंगे। देखिए NHRC जो है ये यहां पर मैं लिखता हूं, तो इसमें कितने लेटर हैं? ये 4 लेटर हैं, तो 4 का डबल कीजिए तो कितने हो जाएंगे? यहां पर हो जाएंगे 8। तो 8, तो इसमें क्या है कि टोटल 10 मेंबर्स इसके अंदर NHRC के अंदर रहते हैं। तो HL दत्तू जो है इनका दिसंबर 2020 में इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था। तब से लेकर अब तक 6 माह तक, यानी कि 6 मंथ हो चुके हैं, इनकी जो पोस्ट है वो खाली अभी पड़ी थी। चलिए यहां पे देखिए आप लोग कि ये 12 अक्टूबर 1993 को ये फॉर्म किया गया था और इसके जो फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव थे वो कौन थे? रंगनाथ मिश्रा इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव बने थे। चलिए यहाँ पे देखिए कि ये भी जितने भी हेड हैं, जो भी मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, सबसे पहली बात कि इसके लिए कोई रिटायर जो जज हैं वो, या फिर अभी जो जज अपॉइंट है हाई कोर्ट के अंदर, उनको भी इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये इस कमेटी के हेड रहते हैं। इसके साथ में ही मेंबर्स आप लोग देख सकते हैं कि 5 मेंबर्स यहाँ हैं। 5 मेंबर्स के अंदर कौन कौन है? एक तो लोकसभा के स्पीकर हैं, इसके साथ में जो होम मिनिस्टर हैं वो इसमें रहते हैं, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के हैं, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये कौन है? हरिवंश नारायण जो हैं ये अभी इस पोस्ट पे हैं। तो ये समिति जो है ये रिकमेंड करती है कि कौन अध्यक्ष बनाया जाएगा और कौन जो है वो मेंबर बनाए जाएंगे। रामायण के लिए ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया का पहला संस्करण किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो आप लोग याद रखना ये किया गया है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी द्वारा एनसाइक्लोपीडिया जो है वो रिलीज किया गया है और इसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने क्या किया था? इसका इनोग्रेट किया था इसको, और ये एक ई बुक के रूप में होगी। ई बुक जो है उसके रूप में होगी। श्री राम जो हैं इनसे रिलेटेड, इनकी जीवनी से संबंधित जो भी संस्करण हैं वो इसके अंदर एनसाइक्लोपीडिया के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो है ये
अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया। तो ये तो आप लोग क्लेरिफाई कर ही लेंगे कि यूपी के अंदर ये स्थित है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो ये देखिए, ये होगा जो कि द्वारका दिल्ली से चलेगा, ठीक है, ये चलेगा आपके द्वारका से लेकर कहां तक? गुरुग्राम तक। गुरुग्राम तक कितने किलोमीटर का हो गया? टोटल 29 किलोमीटर का है। तो यहां से द्वारका से लेकर और ये 29 किलोमीटर का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जो है ये बनाया जाएगा। अभी तक बनाया नहीं है, ये 15 अगस्त 2022 तक ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी जो है ये बड़ा बनाया जा रहा है। देखिए किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, तो वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है। विश्व की पहली नैनो यूरिया किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? तो आप लोग याद रखना, इफ्को के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। देखिए ये है विश्व की सबसे बड़ी संस्था भी है। ये फर्टिलाइजर के अंदर सबसे बड़ी संस्था जो है वो कौन सी है? इफ्को है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 500 ml का एक लिक्विड है, 500 ml का लिक्विड है, इसकी कीमत है 240 रुपए, लेकिन है 500 ml और ये काम करेगा 45 केजी के बराबर। 45 केजी के बराबर ये काम करेगा। तो सोच के देखिए, एक बोरी यानी कि 50 किलो की जो एक बोरी है उसके बराबर केवल 500 केजी। तो यहाँ पे देखिए ये कि केवल ये जो है वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो आप लोग सीधे चाहे इसको खेतों में यूज करिए या फिर इसको जो बेस यूरिया है इसके साथ भी इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं खेतों के अंदर। इससे क्या होगा कि एक तो देखिए कम जो है वो यूज आ रहा है, इसके साथ में ही ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको भी कम करने में ये मदद करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन उत्सर्जन जो है, नाइट्रोजन जो है वो कम हो पाएगा एमिशन। यहाँ पे आप लोग देखिए कि अमोनिया जो है वो बेसिकली बनाया कैसे जाता है, क्योंकि हवा के अंदर अमोनिया जो गैस होती है, ये मान लीजिए कि उसी अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अब ये जो लिक्विड है अमोनिया, या हम लोग कहें कि यूरिया कैसे निर्मित किया जाता है, तो यूरिया देखिए कि अमोनिया जो है लिक्विड, इसको CO2 गैस के साथ में इसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद फिर क्या होता है कि इसको टेम्परेचर इसका हाई किया जाता है। हाई करने के बाद फिर ये धीरे धीरे ये जो यूरिया की आप लोग देखते हैं छोटे छोटे जो बॉल्स रहती हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 में फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो आप लोग याद रखना, UNDP जो है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फूड वेस्ट इंडेक्स, क्योंकि भारत के लिए ये स्टडी की गई थी कि 50 केजी एक व्यक्ति जो है भारत के अंदर पर पर्सन वो 50 केजी फूड जो है वो वेस्ट होता है। इसके साथ में ही कि 931 मिलियन पूरे विश्व की यदि हम लोग बात करें वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में 931 मिलियन जो है ये फूड वेस्ट हो जाता है। तो इतना फूड वेस्ट होता है कि हमारी जो अर्थ है इसके 7 बार चक्कर लगाए जा सकते हैं। अर्थ के 7 बार जो है वो चक्कर लगाए जा सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है ये 7 बार चक्कर लगाना, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें कि 2030 तक 17 जो गोल्स हैं वो अचीव करने हैं, यानी कि सस्टेनेबल जो गोल है वो अचीव करने हैं। उसमें से एक गोल ये भी है कि जो फूड वेस्ट हो रहा है इसको कैसे भी करके बचाया जाए। तो आप लोग याद रखना, UNDP के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स जो है वो जारी किया गया, और इसमें यह बताया गया था कि भारत के अंदर एक व्यक्ति जो है वो 50 केजी फूड एक साल के अंदर खराब कर देता है। हाथियों के लिए कॉरिडोर का निर्माण किस नेशनल पार्क में किया जाएगा? तो आप लोग याद रखना, बनेरघट्टा जो नेशनल पार्क है यहां पर कॉरिडोर जो है ये निर्मित किया जाएगा। देखिए ये चारों आप लोग नेशनल पार्क जो देख रहे हैं ये सारे के सारे कर्नाटक के अंदर स्थित है, और ये बनेरघट्टा जो है ये कहां पर स्थित है? बेंगलुरु के अंदर ये स्थित है। अब देखिए कॉरिडोर बनाया क्यों जा रहा है? आप लोग देखते होंगे कि आए दिन जो है वो इंसान और हाथियों के बीच में कई संघर्ष जो हैं वो देखने को मिलते हैं, इसलिए हाथी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके, इसलिए ये क्या बनाए जा रहे हैं? ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो बनेरघट्टा है इसको नेशनल पार्क 1974 के अंदर क्या किया गया था? अनाउंस किया गया था। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि साउथ के अंदर टोटल 28 जो हैं वो एलिफेंट्स के लिए कॉरिडोर्स हैं। कर्नाटक के अंदर यहां पे देखिए, कर्नाटक के अंदर है 10, केरल के अंदर है 5। यहाँ पे देखिए केरल के अंदर कर्नाटक में 10, केरल में 5 है, तमिलनाडु के अंदर 13 हैं। तो कर्नाटक के अंदर आपको पता है कि सर्वाधिक जो है वो हाथी पाए जाते हैं। कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर नीलगिरी
और ईस्ट वेस्टर्न घाट जो हैं यहाँ पर सर्वाधिक हाथी जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आए दिन जो है जैसे नेशनल हाईवे पे है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर क्या होता है कि ये घायल हो जाते हैं या फिर इनकी मौत हो जाती है। लाल चावल किस राज्य की प्रमुख फसल है जिसकी पहली खेप भारत से यूएसए भेजी जाएगी? तो लाल चावल या फिर हम लोग इसको कहते हैं बाओ धान, इसको बाओ धान भी कहा जाता है। तो ये बाओ धान जो है ये कहाँ की है? असम की एक फसल है। और इस चावल का रंग जो है वो कैसा होता है? लाल होता है, रेडिश होता है। अब रेडिश किस कारण से होगा? क्योंकि इसमें आयरन जो है, आयरन एलिमेंट वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। और इसकी पहली खेप जो है वो भारत से कहाँ भेजी गई है? यूएसए के अंदर इसको भेजा गया है। और ये जो चावल है ये ब्रह्मपुत्र वैली जो है, रिवर वैली, वहाँ पर ये उगाया जाता है। भारतीय सेना किस जिले में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू कर रही है? तो आप लोग याद रखना, जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने सुना होगा बारामूला, जम्मू कश्मीर में बारामूला जो है वो आप लोगों ने सुना होगा। और यहाँ पर ये है सोपोर, ठीक है। तो जो सोपोर है इसके अंदर शुरू किया जाएगा पहला कम्युनिटी रेडियो सेंटर जिसका नाम है रेडियो चिनार। ये नाम रखना, याद रखना, रेडियो चिनार जो है ये इसका नाम है, रेडियो चिनार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कम्युनिटी रेडियो के अंदर जितने भी यूथ हैं जम्मू कश्मीर के उनसे ये डायरेक्टली कनेक्ट करने का है कि आप जो है वो रेडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रेडियो के थ्रू मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसीज है या फिर कोई भी योजनाओं के बारे में बताना है, सरकार की योजनाओं के बारे में, तो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है इसके थ्रू बताया जा सकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा 5000 टार्डीग्रेड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर टार्डीग्रेड जो है उनको भेजा जाएगा? टार्डीग्रेड से नहीं है, इसके साथ में एक और है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लो बेबी स्क्वाड्स, ठीक है। इनको भी क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर। और ये काम करना किसके बस की बात है? नासा जो है वो ये कर सकता है। और इसके अंदर जो हेल्प करेगा वो करेगी स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की ये कंपनी है, ठीक है। तो ये जो टार्डीग्रेड्स हैं इनका आकार बहुत छोटा होता है, ये केवल ये मान के चलिए 1 mm से भी कम होते हैं, 0.5 mm जो है ये इनका आकार होता है। अब देखिए कि इनको भेजा क्यों जा रहा है। ये टार्डीग्रेड जो हैं इनकी ये विशेषता है कि ये पृथ्वी के हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो वॉल्केनोस के अंदर ले लीजिए या फिर आप किसी वाटर बॉडी के अंदर ले लीजिए, हर जगह जो है, यहाँ तक कि पानी जो उबल रहा है, उबलते हुए पानी के अंदर भी ये जीवित रह सकते हैं टार्डीग्रेड्स, इसीलिए इनको भेजा जा रहा है अंतरिक्ष के अंदर। तो अब क्या इसके लिए स्टडी की जाएगी कि मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं, तो यदि ये अर्थ के ऊपर हर एनवायरनमेंट के अंदर ये जीवित रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यदि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा तो वहां भी जीवित रहेंगे। और जीवित रहते हुए ये अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंजेस करते हैं, तो वही चेंज जो है वो नोटिस किया जाएगा कि ये क्या बॉडी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसकी हेल्प ली जाएगी, आगे जो भी हमारे मिशंस हैं उनके अंदर इनकी हेल्प ली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग टार्डीग्रेड जो है वो देख सकते हैं, इनके पैर होते हैं 8 पैर के ये होते हैं। और ये हर आपको अभी तो ये बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये सोच के देखिए 1 mm से भी छोटे हैं। इसके साथ में भी हम लोग बात कर रहे थे बेबी स्क्वाड्स की, तो ये जो है इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है टार्डीग्रेड से, तो इनको भी भेजा जा रहा है। देखिए टार्डीग्रेड्स की हम लोग बात करें तो आप लोग सकते हैं कि बहुत छोटा इसका आकार है, बहुत ही छोटा जो है इसका आकार है। ये हम लोग कहें कि पूरे अर्थ पर हर चीज के अंदर टार्डीग्रेड जो हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये 1998 के अंदर बनाया गया था। रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना का एक अभियान भेजा गया था लॉन्ग मार्च 5B के द्वारा। वो लॉन्ग मार्च 5B जो पूरा रॉकेट है वो इसके लिए एक मॉड्यूल लेके जा रहा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूल लेके जा रहा था। वो मॉड्यूल तो पहुंच गया, लेकिन उसका जो फ्यूल टैंक है वो मालदीव के जो था वो वेस्ट के अंदर आकर गिरा था। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये इसकी जो हाइट है वो 408 यानी कि अर्थ
की जो क्रस्ट है, तो इससे मतलब सी लेवल जो है इससे 408 जो है इतना किलोमीटर ऊपर है, और 20 नवंबर 1998 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर 5 स्पेस एजेंसीज, एक तो है नासा, फिर है रॉसकॉस्मोस रशिया की है, जैक्सा जापान की है, ईएसए यूरोप की है, और ये काय की है, ये सीएसए ये है चाइना की। चलिए, डब्ल्यूएचओ ने इंडिया में पाई गई यानी कि वायरस को क्या नाम दिया गया है? जो इंडिया के अंदर वायरस पाया गया है, जो फाउंड हुआ है, इसको नाम दिया गया है क्या? डेल्टा नाम दिया गया है। तो ये नाम जो है वो क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जब भी आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़पेपर के अंदर इंडियन वेरिएंट जो है वो वायरस का नाम दिया जा रहा था, एक बार मेरे मुंह से भी गलती से एक लेक्चर के अंदर निकल गया था, तो कई स्टूडेंट्स ने जो कमेंट किए थे, है ना, तो कोई बात नहीं। तो किसी देश की जो है वो छवि धूमिल ना हो, खराब ना हो, इसलिए इनको एक अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो अल्फा जो है वो एक वेरिएंट है B117, और ये कहाँ का है? ये है यूके का। फिर B1351, इसके लिए बीटा जो है वो यूज़ किया गया है, और ये कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। फिर है गामा, इसके लिए है P1, और ये कहाँ का था? ये है ब्राज़ील का। इसके साथ में डेल्टा, ये जो आप लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट केस इसका पाया गया था B16172। देखिए 3 वेरिएंट होते हैं हमेशा, तो 1 2 3 इस क्रम के अंदर ये चलते हैं। तो भारत के अंदर 2 वाला जो था ये केस देखा गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया। देखिए दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जितने भी वायरस पाए जाते हैं इनको 2 नहीं 3 के अंदर डिवाइड करते हैं मेनली। सबसे पहला होता है कौन सा? सबसे पहला होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न रहता है। फिर दूसरा रहता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा जो रहता है वो रहता है वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसी, ठीक है। तो वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसी जो है वो ये तीसरे 3 पार्ट रहते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा, बीटा, गामा नाम दिए गए हैं वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तहत दिए गए हैं, जबकि यहाँ हम लोग बात करें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एप्सिलिन जो है, फिर जेटा है, फिर ईटा है, फिर थीटा है, फिर लोटा है, और फिर कप्पा है। तो ये कप्पा वाला जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कप्पा वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी कौन सा है? कप्पा वाला, ये भी कौन सा है? B16171। तो ये कहाँ का है? ये भी देखिए इंडिया से रिलेट करता है। तो 2 आप लोग याद रखना इसके अंदर, एक तो है डेल्टा और एक है कप्पा। ये 2 जो है वो आप लोग याद रखना। चलिए, पाकिस्तान के कौन से सदन में इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया था? तो आप लोग याद रखना वहां का जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस जो है वहां पर ये लाया गया था, और लोअर हाउस को हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो लोअर हाउस है इसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, और इसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं? 342 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। 342 सीट जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो हम लोग कहें कि लोकसभा और वहाँ का नेशनल असेंबली जो है वो दोनों इक्वल है। फिर वहाँ पर दूसरी जो है सदन, दूसरा सदन, उसको कहा जाता है सीनेट, और सीनेट के अंदर मेंबर कितने हैं? 104 मेंबर्स हैं। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था ये लोअर हाउस के अंदर वहाँ पर लाया गया था। बेसिकली वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके खिलाफ ये लाया गया था। लेकिन फिर पूरा का पूरा जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इमरान खान के खिलाफ ही जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन ये जो था वो पास नहीं हो पाया था। तो इमरान खान प्रधानमंत्री वहाँ पे बने रह गए थे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही? तो आप लोग याद रखना ये चलाई जा रही है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। कोविड-19 के दौरान जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है तो उनको जो भी आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड में राज्य का तीसरा मंडल कौन सा घोषित किया गया? देखिए क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि कल मेरे से जो है वो इसकी राजधानी जो है वो गलती से निकल गई थी। तो इसकी राजधानी क्या होगा? इसकी राजधानी होगी देहरादून। देहरादून जो है वो इसकी राजधानी है किसकी? उत्तराखंड की। और गर्मियों की राजधानी क्या बनाई गई है? गैरसैंण जो है वो गर्मियों की राजधानी है, और यही इसका क्या है? तीसरा मंडल है, ठीक है, तीसरा मंडल है। पहला कौन सा था? वो था कुमाऊं, पहला था कुमाऊं, दूसरा था गढ़वाल,
और तीसरा बनाया गया है कौन सा, गैरसैंण। लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश ने अपने लैंड रिकॉर्ड जो है वो सबसे ज्यादा मेंटेन किए थे, इसीलिए पहले स्थान पर कौन आया है, मध्य प्रदेश आया है। देखिए ये जो इंडेक्स है ये 2020 में ही शुरू किया गया था और इसमें पिछली बार जो था वो मध्य प्रदेश ही इसके अंदर पहले स्थान पर जो था वो मध्य प्रदेश ही इसके अंदर आया था। तो 2020 में शुरू किया गया था और दोनों साल जो है वो मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आया है। देखिए किसके द्वारा किया गया है, ये है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है, तो यह है राजस्थान सरकार की। इसमें क्या होगा कि हर घर जो है वो 4 जड़ी बूटियां, 4 औषधि जो है इनको हर घर पर पहुंचाया जाएगा। और उसके अंदर कौन कौन से हैं, एक तो है तुलसी है, उसके बाद में फिर है अश्वगंधा, ठीक है। तीसरे नंबर पर है गिलोय, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय औषधि से घोषित किया जा सकता है। और चौथे नंबर पर कौन सी है, वो है काल मेघ। तो ये 4 औषधियाँ आती हैं। राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया है कि चारों औषधियों को घर घर पर पहुंचाया जाएगा। और ये जो प्लान है ये 5 साल का प्लान है कि 5 साल तक जो है वो घर घर पहुंचाई जाएगी और इसके लिए 210 करोड़ रुपए जो हैं वो पास किए गए हैं। वज्र कवच कीटाणु विरोधी यानी कि कीटाणु रोधी जो है, मतलब हम लोग कहें कि एंटी जर्म सिस्टम जो है वज्र कवच, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे जो है इसकी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो याद रखना आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है। कैसा होता है ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक चैम्बर है जिसमें आप लोग कोई भी कपड़े हैं या फिर मास्क है, कुछ भी सामान है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आप लोग उसको कीटाणु से बचा सकते हैं। कीटाणु यानी कि डिसइंफेक्टेड उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रियल टाइम टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा जो इक्विपमेंट है वो बनाया गया है, ये भारत का पहला है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना एमबी टैग जो है ये बनाया गया है। बेसिकली ये एक यूएसबी की साइज में है, आप लोग देख रहे हैं कि यूएसबी की साइज में ही है। ये यूएसबी में जैसे स्लॉट होता है वैसे ही ये स्लॉट है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सर्विस बस। यूनिवर्सल सर्विस बस जो है ये यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए कि अपने बॉडी का कोई ऑर्गन है, मान लीजिए किडनी है, तो किडनी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करना है तो उस किडनी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो मेजर किया जाएगा। इसके साथ में ही फूड जो आइटम है उनका एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो भी इससे मेजर किया सकता है, ताकि उनको फिर क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ये भी याद रखना आप लोग, आईआईटी रोपड़ जो है इसके द्वारा ये बनाया गया है। चलिए 1 जून के जो करंट अफेयर है उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किस संस्था के वैज्ञानिकों ने डुडोंग का भारत में 4 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास बताया है, तो आप लोग याद रखना आईआईटी रुड़की जो है इसके द्वारा बताया गया है। किस भारतीय छात्र को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है, तो वो है तस्नीम असलम। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टि बाधित कौन बने हैं, तो आप लोग याद रखना जैंग होंग। हाल ही में जडेजा वंश के अंतिम शासक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है, तो प्रगमाल सिंह सेकंड जो हैं ये इनका नाम है। हाल ही में किस देश के द्वारा 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है, तो वो है चाइना। चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा, तो वो है 3। यश चक्रवाती कारण उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान को नुकसान पहुंचा है, तो आप लोग याद रखना इसके अंदर कौन सा था, वो था भीतरकनिका नेशनल पार्क। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ये भी अब काउंट हो जाएंगे। हाल ही में कोरोना का हाइब्रिड वेरिएंट किस देश में देखने को मिला है, तो कोरोना का हाइब्रिड वेरिएंट जो है वो वियतनाम के अंदर देखने को मिला है। हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो वो है 46%। चलिए ये कल का आपका स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था 1 जून का, तो इसका आंसर रहेगा CN राव जो है उनको सम्मानित किया गया है एनी अवार्ड से। ये आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय जो अभिनेता हैं इनको UN माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल के एम्बेसडर पद जो है पोस्ट इससे हटा दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।
तो इंस्टा पर आप लोग मुझे कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं और पीडीएफ जो है लेक्चर की वो आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8 बजे बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ में और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।